सो वेलकम टू द क्लास। और आज है लास्ट सब्जेक्ट पे सेवंथ पेपर की क्लास स्टार्ट होगी, है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं, बहुत लॉन्ग कुछ इसमें है नहीं। मोस्टली कहानी में शॉर्ट में बताएंगे, अपना रट्टा मार लेना, ठीक है। समविधियों में प्रकल्पनाओं का क्या महत्व है, मुख्य अवधारणाओं को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ओके, मुख्य अवधारणाएं क्या है। क्वेश्चन था समिधियों में प्रकल्पनाओं का क्या महत्व है, मुख्य उपधारणाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। किसी विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय कुछ निश्चित मान्यताओं और रूलों को आधार बनाता है। ये प्रकल्पनाएं विधियों विधायिका के उद्देश्यों को समझने, अस्पष्टता को दूर करने और न्याय संगत निर्णय देने में सहायता करती हैं। इनसे यह सुनिश्चित होता है कि विधि की व्याख्या तर्क संगत, न्याय संगत और जनहितकारी है। मुख्य उपधारणाएं देखो, कभी कभी किसी कानून की व्याख्या कोर्ट करता है ना, तो जिन नियमों को, जिन रूल्स को, जिन मान्यताओं को फॉलो करता है, ठीक है, हमें वही पढ़ना है। मुख्य प्रकल्पनाएं, धारणाएं क्या हैं। पूर्व लाभी प्रभाव के विरुद्ध प्रकल्पना, प्रिजम्पशन अगेंस्ट देखो, ये जो है रिस्ट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। देखो, संविधान में भी इसका उल्लेख है। क्या मतलब होता है भूतलक्षी विधि का। देखो फॉर एग्जांपल बीएनएस हुआ, ये कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2024 को, है ना। तो कुछ अपराध इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, ठीक है। वो अपराध अगर 1 जुलाई या उसके बाद किए गए हैं तभी अपराध माने जाएंगे। अगर 1 जुलाई से पहले वो अपराध किए गए हैं तो नहीं माने जाएंगे। जिस तारीख को जो विधि लागू होती है उसी तारीख से उस विधि में वर्णित अपराध मान्य होते हैं। उससे पहले अगर वो कार्य अपराध नहीं था तो मान्य नहीं होगा। ये से केसवान माधव मेनन बनाम राज्य, ठीक है। संवैधानिकता के पक्ष में प्रकल्पना, ठीक है। प्रिजम्पशन करेंगे कि कोई चीज संवैधानिक है या नहीं है। माना जाता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है जब तक कि उसे असंवैधानिक सिद्ध न किया जाए। कोई कानून है, लिखा गया है, ठीक है, जब तक उसे असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा न सिद्ध कर दिया जाए या संविधान द्वारा, ठीक है, तब तक ये माना जाएगा कि उसके सारे नियम संविधान के अनुरूप हैं। कैसे याद कर लेना। विधानमंडल द्वारा मूर्खतापूर्ण या अव्यवहारिक परिणाम की मंशा नहीं होती, तो ये मूर्खतापूर्ण शब्द का प्रयोग मत करना। ये माना जाता है कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ठीक है, मजाक में नहीं बनाया होगा। देखो इसमें कुछ है नहीं, इसको हम पढ़ेंगे नहीं अब, ठीक है। इनमें से कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे में, हो सकता है आ जाए तो याद कर लेना। 6-7 है रूल्स, सिंपल सा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे। आ गया निर्वचन। निर्वचन क्या होता है, परिभाषित करना, ठीक है। परिभाषा में थोड़ा सा अर्थ लगाया जाता है, निर्वचन में क्या किया जाता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की भाषा के माध्यम से उसके अर्थ और उद्देश्य को जानने का प्रयास करता है। किसी कानून का निर्वचन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले विधायिका का आशय जानना कि विधायिका ने वो कानून क्यों बनाया। अगर वीएनएस को बनाया तो विधायिका का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आईपीसी पुरानी विधि है, भले ही उसमें से बहुत सारी ऐड की गई है, प्लस नए जमाने के अनुसार उसमें कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं, साइबर क्राइम वगैरह भी जोड़ा गया है ना। अस्पष्ट या विरोधाभासी प्रावधानों का समाधान करना, न्यायपूर्ण निर्णय देना और विधि के अनुरूप अनुप्रयोग में न्यायोचित समाधान स्थापित करना। इसमें कुछ नहीं है, इसको मेरा पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा, ठीक है। शाब्दिक निर्वचन, ये हमने जो पढ़ाया हुआ है पहले की क्लास में उसी में था, ठीक है। शाब्दिक निर्वचन क्या होता है, जिस शब्द में लिखा हुआ, मान लो हत्या लिखी हुई है, ठीक है, तो हत्या तो किसी व्यक्ति को मार देना, तो पहले हम शाब्दिक अर्थ इसका ले लेते हैं, है ना। लेकिन फिर आपराधिक मानव वध भी आ जाता है साथ में, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन हो गई, दोनों में किसी ना किसी को मार रहे हैं, तो इन दोनों की अलग अलग से परिभाषा दे दी गई है,
ठीक है। तो कोई व्यक्ति एक परिभाषा उसकी पढ़ लेगा, समझ लेगा, और शाब्दिक अर्थ, अगर हत्या की बात हो रही है, मान लो सेक्शन 300 की बात आई आईपीसी की, तो हम जान जाएंगे कि हम इसका शाब्दिक अर्थ हत्या ले रहे हैं। ठीक है। गोल्डन रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो शाब्दिक अर्थ से विसंगत उत्पन्न हो तो न्यायालय ऐसा निर्वचन करता है जिसमें विरोधाभास ना हो। मान लो कोई शब्द लिखा है, ठीक है, और उसका कुछ कोई शब्द लिखा है लेकिन क्लियर मीनिंग नहीं निकल पा रही है, तो कोर्ट कोई ऐसा अर्थ निकालेगा जिससे कुछ विरोधाभास भी ना हो। एक अनुमानित एक सही अर्थ कोर्ट निकालने की कोशिश करता है। ठीक है। उसी को गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हितकारी निर्वचन, किसी कानून का ऐसे इंटरप्रिटेशन करना, मान लो कोई कानून बनाया, ठीक है, उसको ऐसे इंटरप्रेट करो या ऐसे उसको इंटरप्रिटेशन करो कि वो सबके लिए लाभकारी हो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 15 किसी भी प्रकार के लिंग, जाति इत्यादि आधार पर भेदभाव को मना करता है, बट फिर 15 2 और 3 है, उसको इस प्रकार इंटरप्रेट किया गया है और बता दिया गया है कि बच्चों और औरतों के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। तो हितकारी आधार पर हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण निर्वचन, जब दो या दो से अधिक धाराएं, दो या दो से अधिक कानून आपस में टकराते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम धारा का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मान लो एक ही विषय में है ना, तो क्या किया जाएगा, तब कोर्ट ऐसा कोई अर्थ निकालेगा जो दोनों में सामंजस्य बना सके। जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो तो हम कोई ऐसा उपाय करें कि दोनों में से किसी को बुरा भी ना लगे और सामंजस्य भी बना जाए। ठीक है। ना अगला टॉपिक है, ये टॉपिक ही अलग से है, ठीक है, अर्थान्वयन का। कंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हो। यह वह शब्द है या यह वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय जब शब्द स्पष्ट नहीं होते या कानून मौन होता है तो उसके पीछे छिपे उद्देश्य को खोजते हुए तर्कों, परिप्रेक्ष्य और विधिक सिद्धांतों के आधार पर अर्थ गढ़ता है। यह व्याख्या से एकदम एक कदम आगे की प्रक्रिया है। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। परिभाषा से आगे का क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, निर्वचन हो गया। बट मान लो कोई शब्द का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा या कोई ऐसी बात आ गई जैसे महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध कार्यस्थल पर थे, कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे थे, तो हमने विशाखा वाला केस पढ़ा था। अब कोर्ट क्या करता, क्योंकि विधि तो मान थी, तो कोर्ट ने क्या किया, उसका ऐसी व्याख्या की, ऐसा अर्थान्वयन किया, कैसा, इंटरनेशनल लॉ का यूज करके, कि हमें वहां से लेना चाहिए ताकि औरतों की सुरक्षा भी बनी रहे। तो जहां विधि भी मौन है फिर भी कोर्ट क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कानूनी निर्वचन अर्थ निकाल ले रहा है। उसी को क्या कहते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन का सीधा सा मतलब होता है बना लेना, ठीक है, निर्माण कर लेना। जब कोई शब्द स्पष्ट नहीं है तब न्यायालय नीति, न्यायिक दृष्टिकोण, सामाजिक परिवेश आदि को देखकर उसका अर्थ निकालता है। चलो अंतर देख लेते हैं दोनों में। परिभाषा क्या है, तो निर्वचन शब्दों के सामान्य या कानूनी अर्थ को समझना कहते हैं, जबकि अर्थ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ही था ना, एक बार हमको देख लो, कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन ही दिखा रहा है। अर्थान्वयन, ठीक है, अर्थान्वयन में क्या होता है, शब्द ही पूरे पूरे नहीं है या अधूरे हैं या अस्पष्ट हैं, ठीक है, तब तर्क या विधि के एग्जाम्पल के द्वारा कोर्ट अपना अलग ही उसका क्या करता है, एक नियम का निर्माण कर लेता है। कब प्रयुक्त होता है निर्वचन, जब शब्द स्पष्ट हो और जब जब शब्द स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, तब अर्थान्वयन। ठीक है। प्रक्रिया का आधार क्या है, निर्वचन की प्रक्रिया कब होती है, जब शुद्ध विधिक या शाब्दिक व्याख्या हो और जब तर्क, उद्देश्य, नीति इत्यादि का यूज हो रहा है, तब किसमें हो रहा है, अर्थान्वयन में। आगे भी वही सब है, उदाहरण दिया हुआ है। कर्मचारी शब्द का अर्थ निकालना, जाहिर सी बात है, निर्वचन करना होगा तो कर्मचारी का शब्द हम कर्मचारी ही निकालेंगे। बट अगर हमें न्याय का अर्थ निकालना है तो न्याय का अर्थ निकालने के साथ साथ हम इसकी अवधारणा का विस्तार भी कर सकते हैं। तो जहां विस्तार हो रहा है, निर्वचन से आगे जा रहे हैं, वहां अर्थान्वयन होगा। अब यहाँ केस है, पढ़ लेना, इसमें हम देख रहे हैं ये वाला केस टॉट में था, ठीक है, और ये वाला केस केशवानंद भारती वाला।
क्यों? क्योंकि तुम लोग कई बार पढ़े हो, याद हो जाएगा। अगला टॉपिक है, न्यायाधीश का कार्य सदैव रिष्टि का दमन करना है और उपचार को सामने लाना है, विवेचना कीजिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा टॉपिक पे चलती हूँ सीधे। न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? एक ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ लो, इसी टाइप में लिखना है। न्यायाधीश का कर्तव्य केवल विवादों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि न्याय की स्थापना करना भी है। न्यायाधीश के निर्णय समाज में नैतिकता, धार्मिकता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इससे हो गया। दृष्टि क्या होती है? भ्रष्टाचार का दमन करना, ठीक है, दृष्टि हटा दो, भ्रष्टाचार ही लिखना। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का दुरुपयोग प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शक्तियों का अनुप्रयोग करना या नैतिक लाभ प्राप्त करने वाले तत्वों को रोका जाए। तो ये पूरा पूरा ऐसे टाइप में है, इसमें कुछ नहीं समझना है, ठीक है। न्यायाधीश के कार्य और उसकी शक्तियों और उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ओके, ये दो क्वेश्चन था। और निर्वाचन के शाब्दिक नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये लोग हम कल देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में देखते हैं। तुम लोग के पास टाइम भी 10 क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, ओके। 2 क्वेश्चन ही करेंगे एक दिन में, तुम लोग रट लेना क्योंकि रटना ही है इसमें, फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वचन के शाब्दिक नियम, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमने किया हुआ है नोट्स में, क्लास की नोट्स में किया है। शाब्दिक नियम क्या होता है? सीरीज मतलब है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है कानून में, किसी चीज का अर्थ लिखा हुआ है, चोरी, और उसको परिभाषित किया हुआ है, ठीक है। तो अब कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं, चोरी का मतलब होता है फूलों का हार पहनाना, नहीं। जहां पर किसी शब्द को स्पष्ट रूप से, शाब्दिक रूप से परिभाषित कर दिया गया है, ठीक है, तो अब न्यायालय विधि उसका वही अर्थ लेगी जो उसमें लिखा हुआ है। यही निर्वचन का रूल है, ठीक है। आर वर्सेस हैरिस, एक व्यक्ति ने दूसरे को दांतों से काट लिया। विधि ने लिखा था कि घातक हथियार से हमला। न्यायालय ने कहा कि दांत प्राकृतिक अंग है, हथियार नहीं, अतः वह अपराध इस धारा में नहीं आता, ठीक है। एक इस तुम लोग को अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा, आर वर्सेस हैरिस है। तो एक ने क्या किया, दूसरे को दांत से काट लिया, ठीक है, दांत से काटा। और जिस केस में वो गए होंगे, हो सकता है घुरपति या किसी केस में गए होंगे, कोर्ट ने कहा भैया जिस धारा में तुम आए हो उसमें लिखा है घातक हथियारों से हमला होना चाहिए, और जो दांत होते हैं ना, वो घातक नहीं, हथियार नहीं है, वो प्राकृतिक अंग है, ठीक है, अतः इस धारा में अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है तो हम ले लेंगे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब कोर्ट शाब्दिक निर्वचन से हट सकता है, मतलब जो शब्द लिखा हुआ है सेम अर्थ नहीं लेगा। हालांकि शाब्दिक नियम प्राथमिक रूल है, सबसे पहले आपको शब्द का जो अर्थ दिया है वही लेना पड़ेगा, बट कुछ टाइम पे आप उससे हटकर गोल्डन रूल भी अपना सकते हो। गोल्डन रूल मतलब जब रूल स्पष्ट ना हो तो आप अपना रूल दे दो, ठीक है। हमने अभी अभी जस्ट देखा था, ठीक है। शब्दों से अन्याय या बेतुका परिणाम उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर ले रहे हैं तो वो क्लियर नहीं है या हिलेरियस है, ठीक है, अजीब सा अर्थ दे रहा है, जो विधि के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा है, ठीक है, न्याय के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा है, तब कोर्ट शाब्दिक रूल को नहीं लेगा बल्कि अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। हाइडेंस केस में होता है, देखो हाइडेंस केस शायद क्या है, कौन सा, हाँ, एक इम्पोर्टेंट लॉ है। अगर तुम लोग नेट वाले में एलएलएम के लिए सोच रहे हो तो इस केस को अलग से पढ़ लेना कहीं पे, ठीक है। शब्दों का अर्थ अस्पष्ट या द्विअर्थी होना, अगर कोई शब्द है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है या दो अर्थ दे रहा है, तब भी शाब्दिक रूल कोर्ट फॉलो नहीं करेगा। वो अपने हिसाब से निर्वचन करेगा, अपने हिसाब से अर्थ देगा, ताकि सही अर्थ न्याय के उद्देश्य से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अगर कोई शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ एज इट इज, मतलब शाब्दिक रूप में लिया जाए, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ले लो, तो उससे कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जो ऊपर हम लोग बोलते आए कि कानून के उद्देश्य, न्याय के उद्देश्य, न्याय के उद्देश्य, है ना। अगर न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा है तब कोर्ट उस अर्थ को नहीं लेगा, ठीक है। एक केस है 1960 का, स्मिथ वर्सेस ह्यूगेस, ठीक है। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक दृष्टिकोण से रोकना था, अतः घर की खिड़की से बुलाने पर भी दोष सिद्ध हुआ, ठीक है, ओके।
संवैधानिक मूल्यों से टकराव हो रहा है, अगर जो शब्द अर्थ लिखा हुआ है वो संविधान में दिए हुए नियमों का उल्लंघन करता है, तब भी शाब्दिक रूल का कोड फॉलो नहीं करेगा। और अवधारणात्मक विसंगति, अगर जो विधि का सॉरी जो शब्द का अर्थ दिया हुआ है उसको पढ़ने से, मान लो चोरी लिखा हुआ है और सामान्य अर्थ न निकल कोई विसंगत अर्थ निकल रहा है, वहां भी कोर्ट क्या करेगा, एक्सप्लेन वाला रूल पढ़ेगा। ठीक है, निष्कर्ष आ गया। 3 क्वेश्चन बहुत है, अभी जस्ट में थोड़ी सी हॉस्पिटल से है। जस्ट शाब्दिक रूल फिर से देख लो। शाब्दिक रूल का क्या मतलब होता है, जो मान लो तुम बेयर एक्ट से पढ़ रहे हो, तो बेयर एक्ट में जो शब्द लिखा हुआ है, मान लो चोरी लिखा है, डकैती लिखा है, ठीक है, तो डकैती का जो अर्थ वहां लिखा है सेम टू सेम अर्थ तुम लोगे, अपने मन से कुछ भी अर्थ नहीं बना लोगे, जब तक कि ये जो अपवाद है इनमें से किसी में ना आ रहा हो। ठीक है, सब अपवाद थे। ठीक है, जब कोर्ट क्या करता है, शाब्दिक रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल आगे की क्लास में मिलेंगे। ज्यादा है नहीं, 2-3 दिन, इस संडे तक हो जाएगा तुम लोगों का क्लास। ठीक है, आज 4 तारीख है। ओह, 4 तारीख है आज। अच्छा, देखो हो सकता है हम तुम लोग को रिवीजन क्लास करा दें या डाउनलोड करके भेज दें, ताकि आज जब 4 है कल 5 ही होगा, तो क्या लास्ट तक क्लास ही चलेगी क्या, तुम लोग पढ़ोगे कब, है ना। शाम तक हम कोशिश करेंगे या कल तुम लोग को पूरा क्लास कंप्लीट कर देंगे। ओके, ठीक है, कुछ पूछना है शिल्पा?